जो असम अकॉर्ड है या जो असम समझौते के तहत जो नियम बनाए गए थे उनको अब संवैधानिक मान लिया गया जी, कि बहुत सारे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नॉर्थ ईस्ट में अभी होने वाला है। जैसे देखिए आप नागा इशू का, कल को कुछ भी उस हिसाब से पार्लियामेंट से कुछ पास होती है तो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन खाली एक किसी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ नहीं होता है, वो एक भारत सरकार के साथ हुआ है, न्यू दिल्ली के साथ हुआ है। याचिकाकर्ताओं में से एक है असम पब्लिक वर्क्स। हमने देखा था एनआरसी मामले में भी यही थे। 2012 में इन्होंने याचिका डालकर कहा कि ये भेदभावपूर्ण है। तो अगर कोई आप विश्वास हुए और कोई खान है, कोई आप अहमद है, तो अगर आप एसएमएस मुसलमान नहीं है तो आपके लिए पहला डाउट होगा आपके लिए, तो ये पेपर कहाँ से लाए, क्या है। और तो ये सब एक पेपर का खेल है। एनआरसी में भी पेपर का खेल, जैसे आप कह रही है सीए में पेपर का खेल, और अभी जो होगा ये भी पेपर का ही खेल है। मेरे लिए बिगेस्ट टेक अवे तो ये है, सीजेआई का नोट पे भी आप देखिएगा, उसमें सबसे बिगेस्ट टेक अवे मेरे लिए ये है कि पार्लियामेंट ऊपर है। उन्होंने पार्लियामेंट का जो लॉ बनाने का राइट है उसको रिस्टोर किया गया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। ये अहम फैसला था असम अकॉर्ड के बारे में, असम समझौते के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 6A धारा है, 6A धारा है, ये संवैधानिक है। कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। बहुत सालों से ये सवाल असम की नागरिकता को लेकर, असम में दी जाने वाली नागरिकता, वहाँ के लोगों पर जो सवाल उठते रहते हैं कि वो वहाँ के नहीं हैं, वो भारतीय नहीं हैं, वो अप्रवासी हैं, वो भी अवैध अप्रवासी हैं। इस सब इतिहास को देखते हुए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पेशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो हम ये फैसला देखते हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि असम अकॉर्ड में जो तारीख तय की गई थी मार्च 1971 की, जो संसद की तरफ से कहा गया था कि भाई ये एक नियम है जिसके तहत इस तारीख तक जितने लोग भारत में, खासतौर पे असम में प्रवेश किए हैं, वो भारतीय माने जाएंगे। उसको चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा नहीं, ये अवैध नहीं है, ये वैध है। अब आते हैं उन सभी सवालों पर जो पिछले कुछ सालों में लगातार असम में लोगों की नागरिकता के ऊपर उठे हैं। जी। जब हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देखते हैं और वो सवाल देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है, या इसे अब किस तरह से देखा जाएगा असम के लोगों की नागरिकता के सवाल को लेकर? देखिए, ये जो असम अकॉर्ड था ये साइन हुआ था 1985 में। जी। अगस्त 1985 जनवरी 15 का जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम राजीव गांधी थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था, जो रेड फोर्ट में स्पीच देते हैं, इंडिपेंडेंस डे स्पीच, तो उन्होंने उस स्पीच पे और अनाउंस किया था असम अकॉर्ड साइन हो चुकी है करके किया। तो 1985 और हम आज बात कर रहे हैं 2024 में, तो 2020 इतने साल लग गया कोर्ट के थ्रू सब कुछ हो गए कि ये असम अकॉर्ड अब कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो असम अकॉर्ड का जो कोर क्लॉज, जिसके वजह से जो 6A कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट में इंसर्ट किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। तो इसका मतलब है कि असम अकॉर्ड को एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहे या एक लेजिटिमेसी, एक कोर्ट का एक वो मिल गया है। सो विच इज मेरे हिसाब से एक अच्छा चीज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नॉर्थ ईस्ट में अभी होने वाला है। जैसे देखिए आप नागा इशू का, कल को कुछ भी उस हिसाब से पार्लियामेंट से कुछ पास होती है तो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन खाली एक किसी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ नहीं होता है, वो एक भारत सरकार के साथ हुआ है, न्यू दिल्ली के साथ हुआ है। ये वाली बात जो है वो एक उसमें एक मान्यता मिली है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो ये इतने जो बहुत सारे यंग लोग भी इस एजिटेशन में जान गंवाए हैं, तो असम के भी है बहुत सारे, और आप देखिए इतने जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बाद जो ये बहुत सारे लोग जो डिटेंशन कैंप में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का लाइफ इसमें इन्वॉल्व है। तो उसमें जाके एक चीज अब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से आया है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, 6A कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब है जो कट ऑफ डेट है, जो स्पेशल कट ऑफ डेट है असम के लिए, वो उसको मान्यता मिल गया है। तो उसको अगर मान्यता मिलता है तो ये हमारा बाद में आता है कि एनआरसी का ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हो चुका हो गया है। 19 मिलियन लोग अभी उनके सिटीजनशिप डाउट में है, तो सब कुछ पेपर के हिसाब से है। तो मुझे लगता है मीनाक्षी कि एक पेपर का जो खेल है और ये थोड़ा और आगे दौड़ेगा
और आप देखिए ये 19 जो इन्होंने इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी माना गया उसमें ये है कि 1 जनवरी 1966 तक जो भी आए हो वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, क्योंकि उस टाइम परमिट सिस्टम होता था ईस्ट पाकिस्तान, जी। वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के साथ। उसके बाद अपना पासपोर्ट्स बनने लगे, उनका एक्ट आने लगा तो उसमें अलग फॉरेनर बन गए। तो ये उनका 1966 1 जनवरी से के बाद जो और 25 मार्च 1971 के बीच जो भी आए हैं वो सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन उनको 10 साल का वो इलेक्टोरल रोल में नहीं हो पाएंगे। मतलब सिटीजन का सब कुछ राइट मिलेगा उनको, पासपोर्ट भी वो मिल जाएगा उनको, लेकिन वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये टाइम तो बहुत पार हो चुका है। तो उसमें अभी ये कैसे ये सिस्टम लाएंगे? एनआरसी में आप देखिए 25 मार्च 1971 के कागज मांगे हैं, तो इनके पास तो जो अगर 66 का कागज नहीं है तो ये बिना कागज वाले एक कैटेगरी भी क्रिएट करना पड़ेगा, वो रजिस्टर होंगे, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो ये जो है बैकवर्ड बहुत जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पेपर का खेल और शुरू होने वाला है और बहुत बड़ी कवायद होगी जिसमें कागजी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा होने वाली हैं। पर एक बात है कि जो असम अकॉर्ड है या जो असम समझौते के तहत जो नियम बनाए गए थे उनको अब संवैधानिक मान लिया गया है। याचिकाकर्ताओं में से एक है असम पब्लिक वर्क्स। हमने देखा था एनआरसी मामले में भी यही थे। 2012 में इन्होंने याचिका डालकर कहा कि ये भेदभावपूर्ण है। उनका कहना था कि जो सांस्कृतिक अस्तित्व है, प्रतिनिधित्व है, जो मूल निवासी हैं असम के, उनको परेशानी हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। और खासतौर पे उनके साथ प्रतिनिधि जो है उनका राजनीति में वो लोग नहीं है। उनका कहना था बेसिकली, एक अगर लाइन में आसान शब्दों में कहा जाए तो बाहरी आ गए हैं और वो इसके लिए इसको जिम्मेदार मानते थे असम अकॉर्ड को। आप बतौर असम की नागरिक, आप जब अपने आसपास देखते हैं तो कहाँ इस तरीके के जो बाकी याचिकाकर्ता भी हैं उनके भी इसी सिमिलर लाइन पर उनके भी दावे हैं, तो क्या ये सच में दिखाई पड़ता है? देखिए देखने के लिए जो नंबर की बात होती है तो नंबर में अभी तो हमें ये 2011 की सेंसस में ही बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। सेंसस तो ये मोदी सरकार ने कराया नहीं है। जी, मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि वो बार बार कहते हैं डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं। मैं उसी पे ही आ रही हूँ कि सेंसस की जब बात करें, आप 2011 के सेंसस पे आप बोल रहे हैं, उसके बाद 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं, अब 2024 में है। तो जो क्या एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन है किसी को भी नहीं पता, सब अंदाजन बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल्चर की बात बार बार इसलिए आता है क्योंकि आप देखिए जो असम ऐसा एक स्टेट है जो असमिया भाषा जो है ये सब लोग, ज्यादातर लोग बोलते हैं उसको, कोई मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं, कोई सेकंड लैंग्वेज के लिंगुआ फ्रैंका के हिसाब से बोलते हैं। तो ये ऐसे चलता आया है। लेकिन जो कल्चर की जो बात होती है तब ये कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज का भी बात आता है तो उसमें आप देखिए मतलब बहुत सारे लोग जो हैं लैंग्वेज को सेंसस में अपना बताते हैं कि असमीज मेरा लैंग्वेज है। तो उसका भी डेटा हमारे पास अभी नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं 2011 में जो एक जो असमिया का जो परसेंटेज है अराउंड 48-50 टाइप परसेंटेज है, तो उसमें थोड़ा सा डर ये है। और डर आपको ये वाली जो आउटसाइड बाहरी का जो डर आपको खाली असम में ही नहीं दिखेगा, आपको मणिपुर में भी दिख रहा है। मैते कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी माने जाते हैं मणिपुर के, लेकिन उसमें भी डर। असम में भी असमीज कम्युनिटी जो बोलते हैं वो लार्जेस्ट वो मेजॉरिटी है, फिर भी डर। क्योंकि इनका क्या होता है, डर इसलिए होता है क्योंकि ये सब बहुत सारे भाषा और बहुत सारे कल्चर के लोग रहने वाले स्टेट है। और उसमें ये है कि डर जो है नंबर का डर है। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी में आप अगर देखेंगे कि भाई इतने लोग हैं इस स्टेट में, लेकिन जब आप बड़े उस हिसाब से देखेंगे तो ये उनका नंबर थोड़ा कम है। तो नंबर का ही खेल है और नंबर जाके पॉलिटिक्स में भी टर्न करता है। चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा, क्या होगा, तो ये सब में जो डर है। आप जब सीजेआई का नोट देखेंगे इस जजमेंट पे, उन्होंने भी इस कल्चर का थ्रेट का बात किया है और इन्हें भी जस्टिफाई भी किया है कि इसको ये होनी चाहिए कि 71 के बाद जो आया है अवैध होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कल्चर जो है इसका वो जो इफेक्ट हो रहा है। मतलब जो असम अकॉर्ड का लैंग्वेज इन अ वे था वो सीजेआई ने एंडोर्स किया है, मुझे लगता है। जी,
आपने जजमेंट की बात की, जजमेंट में एक जगह ये भी लिखा गया है कि जैसा अवैध अप्रवासियों का मसला है, इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला है, जी। ये असम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और जितने जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, जितनी ऐसी इकाइयाँ हैं जो इस मामले में काम कर रही हैं, वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है और कोर्ट की निगरानी में अब इसको देखा जाना चाहिए। कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि कोर्ट के दखल को बढ़ावा दिया जा रहा है या हस्तक्षेप जो पर हम पिछली दफ़ा देख चुके हैं एनआरसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की पूरी प्रक्रिया हुई, बावजूद इसके 19 लाख लोग जो बाहर रहे, यहाँ तक कि याचिकाकर्ता जो हैं वो भी उससे खुश नहीं है, वो री-वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट का दखल अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह के मसले में, आप उसे किस तरह से देखती हैं फिर? नहीं, इन ए वे मैं तो मतलब पॉजिटिव हूँ, मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ, आप देखिए एनआरसी का देख लीजिए, एक बहुत ह्यूमंगस एक सिस्टम था और उसको अगर कोर्ट के बिना करते तो एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पावर में होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को अपना ही पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। कल को दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी, अपने अपने वोट बैंक तो वो सभी के हैं और ऊपर से जो रीजनल पार्टीज है उनके भी कुछ सेंटिमेंट्स, ये सब पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स है। तो अगर ये कोई भी पार्टी अगर सरकार में होते हैं और उनके निगरानी पे होता है तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकली एक टर्न लेने की आशंका रहता है। तो उससे मुझे लगता है कि कोर्ट मॉनिटर्ड होने से बहुत सारे चीजों का मतलब आप सवाल भी पूछ सकते हैं। एक जो मतलब कोई न्यूट्रल एक प्लेयर मुझे लगता है वो होता है। यानी कि कोर्ट तो का दखल रहेगा तो जो सरकारी प्रभाव है या जो सरकारों का प्रभाव है वो कम हो जाए। हाँ, क्योंकि आप देखिए एनआरसी में भी पूरा आंसरेबल जो था कोर्ट, जो एनआरसी कोऑर्डिनेटर उनको कोर्ट पे था, सुप्रीम कोर्ट में था, तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे हुआ है। सो इसीलिए जब भी कोई पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट आया था, जैसे एनआरसी होने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए थे, वो पॉलिटिकल ही माना जाता है, वो कोई फैक्चुअल एरर है कि नहीं हमें अभी तक पता नहीं है। पिटिशंस गए हैं तो वो भी अपना एक रोल प्ले करेगा और सालों चलेगा, लेकिन एक सिस्टम जो कोर्ट से आगे जा रहे हैं, कोर्ट तो कुछ रीजन तो दे रहे हैं ना, और रीजन वो पब्लिक का इंटरेस्ट पे रीजन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इट इज अ गुड थिंग, मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है। और दूसरी बात ये है कि सीजेआई का जो एक अब जो नोट पहले मतलब जजमेंट में सीजेआई का नोट पहले आता है, तो उसमें ये उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि असम का इशू इज अ स्पेशल इशू। वो कह रहे हैं मतलब जैसे इमिग्रेंट जो डिटर्मिनेशन एक्ट 1950 में लाया गया, उसके बाद आईएमडीटी एक्ट लाया गया 1983 पे, फिर एनआरसी एंड ऑल दैट। सो उन्होंने वो सब दिखा के एक जस्टिफाई भी किया है इन अ वे कि 1971 में कट ऑफ डेट असम के लिए क्यों जरूरी है और व्हाई असम इज अ स्पेशल केस इस हिसाब से। तो उसको फिर असम अकॉर्ड, फॉरेनर्स एजिटेशन, ये सब सबको लेजिटिमाइज करता है इन अ वे। जी, अवैध अप्रवासियों का मसला जो है, जैसे आईएमडीटी भी लाया गया था या जितना भी प्रोटेस्ट हमने देखा है लेट 70s 80s में, वो सारा का सारा अवैध अप्रवासियों के मसले पे कितना प्रभावित करता है अवैध अप्रवासियों का मसला असम को, असम की सरकार को और असम के लोगों को? देखिए ये मतलब इशू तो एग्जिस्टिंग है, सालों चल रहे हैं, कब से मतलब 40-45 ईयर से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस टाइम ऐसा एक ये जो जजमेंट आया है उसमें मुझे ये लगता है कि आप देखिए 2026 में इलेक्शन है असम में, तो ये पॉलिटिसाइज तो होगा। जैसे कांग्रेस ने ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये हमने लाया, ये है असम चीफ मिनिस्टर का भी आप देखिएगा मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। तो ये सारा जो है ये थोड़ा सा पॉलिटिसाइज होगा, और पॉलिटिसाइज जब होते हैं उसका जो धुआं होता है उसमें बहुत सब धुंधले पड़ जाते हैं बहुत सारे चीज। तो कितना फैक्ट्स होगा उसके मतलब और कितना दिखाना चाहेंगे उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है टक्कर होगा। जी, आपने सीएम की बात की, हिमंत बिश्वा शर्मा लगातार जो बांग्ला भाषी मुस्लिम्स हैं उनको लगातार वो घुसपैठिया और इस तरह के तमाम शब्द हमने सुने हैं, खास तौर पर जब वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लगातार इस चीज को उठाती रहती है कि अब बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं या हमें अवैध अप्रवासियों को निकालना है। आम जनता के मन में क्या सेंटिमेंट हमें नजर आता है? देखिए पॉलिटिकल ये जो रिप्लाईज आएंगे, रिएक्शंस है, कांग्रेस ने भी कुछ बोला है, अब शर्मा जी जो हमारा है उन्होंने भी ये सब कहा है। अब शर्मा जी घुसपैठिया कहे और कुछ भी कहते रहे, एसएमएस में बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम जो ईस्ट बंगाल ओरिजिन वाले हैं। अमित शाह ने भी इस्तेमाल किए हैं घुसपैठिया शब्द, टर्माइट्स कहते हैं। तो ये सब जो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक जो सेंटिमेंट है लोगों में, ग्राउंड में बहुत सारे लोगों में है
ये सेंटिमेंट। तो उस सेंटिमेंट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको मिल्क करना चाहते हैं आप पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए। आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन आप जीतना चाह रहे हैं, तो इस्तेमाल आप जितना हो सके आप और उसका विशेष फायदा भी करिए, उन्हें मिलता है। उसको फायदा मिले ना मिले वो मतलब वो कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। लेकिन तो इलेक्शन जब खत्म होता है उसके बाद आप देखिए, शायद बंगाली मुल्क के मुसलमान हो या असमीज मुल्क के मुसलमान हो, बंगाली हिंदू बंगाली हो, असमीज स्पीकर्स हो, ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, तो सारे लोग जो है ग्राउंड में वो एक दूसरे के बगल बगल रहते हैं। वो उनका एक सोशल कनेक्शन भी है, ऊपर से इकोनॉमिक कनेक्शन भी है, और नेबरली एक वो कनेक्शन भी है। तो जी। आप उसको विशिएट करते हैं, आप उसमें गंदगी फैलाते हैं। उसमें जब जहर आप घोल दिया वो गया है। जहर आप घोलते हैं, तो अगर आप जहर घोलते हैं तो उसमें आप देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेट का जो शांति है उसमें प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है असम का ही अकेला बात नहीं है, आप अभी मणिपुर में देखिए जो हंगामा हो रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है, एक दूसरा कम्युनिटी ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे पार्टीशन हो गया है दो स्टेट का इन अ वे। तो आप मतलब हंगामा करना, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को एक हंगामा नॉर्थ ईस्ट में करना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबकी इनसिक्योरिटीज होते हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं। तो आप सबकी इनसिक्योरिटी पे आप खेल सकते हैं, जिसके आप खेलना चाहे आप खेल सकते हैं, लेकिन पीस लाना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए ये बॉर्डर एरियाज है, तो ये अगर बॉर्डर एरियाज में आप इतना लोगों को एज पे रखेंगे तो खाली पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, ये चीज मुझे लगता है बहुत एक सोचने वाली बात है। तो ये जो है एनआरसी और ये सब जो सिटीजनशिप इश्यू और ये सब में सबसे आसान भी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि आपको डेवलपमेंट कुछ करनी है नहीं, आप एक दूसरे को झगड़ा करिए, करवाइए और वोट ले जाइए। आप डेवलपमेंट फिर बाकी 5-4 साल आप करते रहिए इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन आप ये सब बोलेंगे तो क्या उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ कहने के लिए और है नहीं, कुछ दिखाने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट है नहीं, तो आप खाली झगड़ा करा के अब दूसरे के बीच में करके आप बस वोट लेके जाए। तो लगता है ये शर्मा जी भी जो कह रहे हैं, ये सब वो जो कहते रहते हैं, तो उनका वही से ही वो आते हैं। जी, क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इस वजह से वो इन्हीं सारे मुद्दों को हवा जी देते रहते हैं। जी बात करते हैं आम आदमी की, आप जो कह रही हैं उसमें बिल्कुल पॉइंट है कि साथ में सबको रहना होता है और उन लोगों के मुद्दे इस राजनीति से अलग होते हैं। हमने एनआरसी में देखा 19 लाख से अधिक लोग जो हैं बाहर रहे। जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उनका कहना था ये लोग जो हैं ये लोग वो नहीं है, गलत लोगों को मिल गया है। उनका ये आधार था क्योंकि बहुत सारे जो लोग बाहर रहे हैं उस एनआरसी की सूची से वो हिंदू थे। उसके बाद आया कि इन लोगों को री-वेरिफिकेशन कराना है। लोगों ने, जो एपीडब्ल्यू वाले हैं, उन्होंने री-वेरिफिकेशन की मांग की। खुद सीएम जो है उनका कहना है उन्हें भी इस प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। उन्होंने कहा कम से कम 20% री-वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं सीएए की जो कवायद शुरू हुई, जिसका नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे असम में अच्छा खासा विरोध हुआ है। जी जी पर जब हम एनआरसी और सीएए को सामने रखते हैं तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। कितनी मीडिया रिपोर्ट्स हमें बताती हैं दस्तावेज लोगों के पास नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं है वो महिलाएं हैं जो कहीं से आई थी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके पिछले घर में थे, जो बाढ़ आई उसमें या कोई भी आपदा आई उसमें उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। बात तो सीएए में भी वही रहेगी, आपको देना दस्तावेज ही होगा। यानी जो अपनी नागरिकता साबित करने का ओनस है हम वो नागरिक के ऊपर ही डाल रहे हैं। जी, नागरिक के ऊपर ही है। आईएमडीटी एक्ट में क्या था जो खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने लाया था। उसमें ये है कि फॉरेनर अगर मैं किसी को कहूँ असम में, तो मुझे 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 प्रूव करना पड़ेगा कि आप फॉरेनर है। ओनस इज ऑन द आइडेंटिफायर। लेकिन उसके बाद जो ये खारिज हो गया उसमें ये है कि फॉरेनर को अब प्रूव करना पड़ेगा। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल तो इसलिए आया, फॉरेनर को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वाली खेल है, ये पूरा डॉक्यूमेंट वाला खेल है। किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट है तो वो, और सरनेम क्या भी है, अगर मैं जैसे बरुआ हूँ तो ये कोई नहीं सोचेगा कि ये बरुआ अब असम के ही होंगे, तो मेरे लिए थोड़ा सा लीनियंस हो नेचुरली सिस्टम होगा कि ये तो असम की है। तो अगर कोई आप विश्वास हुए और कोई खान है, कोई आप अहमद है, तो अगर आप एसएमएस मुसलमान नहीं है तो आपके लिए पहला डाउट होगा आपके लिए, तो ये पेपर कहाँ से लाए, क्या है। और तो ये सब एक पेपर का खेल है। एनआरसी में भी पेपर का खेल, जैसे आप कह रही हैं सीए में पेपर का खेल, और अभी जो होएगा
ये जो होगा ये भी पेपर का ही जी, खेल है। मैं इस पर जो जजमेंट आया है उसमें 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 4 सहमत थे और 1 असहमत थे। जी जस्टिस जेबी पारदीवाला जो थे वो असहमत थे और उन्होंने अपना अलग से डिसेंट नोट दिया है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात उनके नोट में आ रही है वो यही है कि डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग होगी, यानी कि फर्जी दस्तावेज बनेंगे। उन्होंने टाइम के ऊपर भी जो काफी सवाल उठाए हैं। उनका जो डिसेंट नोट है जब आप पढ़ती हैं उससे तब आपको क्या वो समझ आता है? डिसेंट नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। अब अगर आप देखो ये जो डॉक्यूमेंट वाली बात, फोर्जिंग वाली बात करते, ये कोई इतना इतना पूरा फुल फॉल्स चीज भी नहीं है। जब आप पूरे सिस्टम को एक डॉक्यूमेंट्स पे आप डाल देते हो तो इस ये तो भारत देश है, उसमें कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स आप इधर उधर करवा सकते हैं। तो क्या वो हुआ है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो उनका वो सवाल जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि आप देखिए मतलब इतने सारे लोग अगर नहीं दे पाएंगे, शायद वो यही का मतलब पहले ही आया हो लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो नहीं कर सकते, तो वो सिस्टम से बाहर, तो वो सिटीजन नहीं बनेंगे। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट वाला जो फोर्जिंग वाला फियर है, इज अ जेन्युइन फियर। तो मुझे लगता है वो इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जैसे इंसेंटिवाइज कर दिया है आपने मतलब इलीगल इमिग्रेंट को, अगर आप कहते हैं कि 71 तक इतना आ सकते हैं तो आपने इंसेंटिवाइज कर दिया। तो उस हिसाब से देखे तो सीए भी जब आप मतलब बहुत बात के लिए 2014 के लिए ला दिया है तो आपने भी इंसेंटिवाइज किया बट वन सेक्शन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। सो ये इंसेंटिवाइजेशन भी का भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने दिखाया है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोलने की कोशिश करा है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जैसे इलेक्टोरल रोल पे आप 10 साल नहीं रखेंगे तो कुछ फायदा या मतलब कुछ ऐसे नुकसान जो भी होंगे। होगा। जी। और ऊपर से तो टेम्पोरल वाला जो टाइम वाला बात आप जी। कह रहे कि इतना टाइम लैप्स हो चुका, तो रियलिटी है चेंज। सो ये चीजें जो कहा है उन्होंने, तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि हर इतना एक बड़ा इशू है, उसके जी। बहुत सारे पहलू और है, ये बहुत बड़ी जनता को प्रभावित कर रहा है। बहुत बड़े। तो उसमें मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट फोर्जिंग वाला चीज में भी, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंट्स का खेल है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उस पे भी नजर रखना, कोर्ट को नजर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, कैसे ये होते हैं, इस सिस्टम में है ये फोर्जरी है। तो ये फोर्जरी करके अगर, लेकिन बाद आप आर्गुमेंट दोनों तरफ से कर सकते हैं कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये अगर फोर्जरी करके आ रहे हैं लेकिन वो इतने साल से है, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे बंगाली हिंदू जो आए थे उस टाइम जब ईस्ट पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था बिफोर बांग्लादेश, तो बहुत सारे लोगों का फैमिली इधर थे, तो वो आ गए, फैमिली के साथ रहने लगे, तो उन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ना उतने शायद नॉलेज भी नहीं थे, ना वो करना चाह रहे थे शायद। तो बहुत कुछ रियलिटीज हो सकती है, लेकिन अब जाके उनको दिखाना पड़ रहा है कि उनके पास है नहीं ज्यादा कुछ, किसी ने वोट भी शायद ना दिया हो, तो एक बार अगर भी वोट दिया हो तो उनके सिस्टम में है। तो ये और नाम का डिफरेंस है, जैसे कोई DEY डे लिख रहे हैं, कोई DEI भी लिख के भेज दिया, जो आके उन्होंने पढ़ाई नहीं। तो ये सब में बहुत कुछ ये एनआरसी के सारा टाइम पे हमने एनआरसी, जी, कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे। हमने इन जटिलताओं पर एनआरसी के टाइम जी पे बात जी की थी कि जी। कोई, और इंटरनल माइग्रेशन भी काफी है। अगर किसी निचले इलाके में बाढ़ आ रही है तो लोग दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जा रहे हैं। हमने बात की थी एनआरसी के समय में भी कैसे पुराने स्कूल जो थे उनके बिल्डिंग्स बाढ़ में गिर गई। तो आप कह रहे हैं कि आप स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं एनआरसी के डॉक्यूमेंट के बतौर, पर स्कूल एग्जिस्ट करना बंद कर चुका है, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, सब कुछ बाढ़ में बह चुका है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी ऐसी बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा, जाली दस्तावेज नहीं बनेंगे। तो उसकी पॉसिबिलिटीज है जी, और इसके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए। जी जी। एक आखिरी सवाल है, सीजेआई जब ये कहते हैं जब संवैधानिक है असम अकॉर्ड और ये जो 6A है ये बिल्कुल वैध है, तो वो कहीं ना कहीं संसद का रोल जो है कि संसद नागरिकता डिसाइड कर सकती है, इस चीज पर उनका जोर रहता है, या हम कहीं ना कहीं इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं कि सीजेआई ये मान रहे हैं कि संसद पार्लियामेंट अपने हिसाब से नागरिकता तय कर सकती है? क्या इसे ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि सीए को लेकर जितना बवाल हुआ है पूरे देश में और अभी तक जिस तरह से रूल्स बने हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस चीज को से सहमत हैं कि हाँ नागरिकता संसद दे सकती है या कोई एक नियम बनाकर, तो क्या हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अदालत ने इस चीज को बिटवीन द लाइंस से सही कहा है कि हाँ सीए के लिए रास्ता साफ हो गया, या संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता को तय करे? आप देखिए, मेरे लिए बिगेस्ट टेक अवे तो ये है, सीजेआई का नोट पे भी आप देखिएगा, उसमें सबसे बिगेस्ट टेक अवे मेरे लिए ये है कि पार्लियामेंट ऊपर है। उन्होंने पार्लियामेंट का जो लॉ बनाने का राइट है उसको रिस्टोर किया गया है।
आप अगर देखेंगे तो। और इंटरेस्टिंग थिंग उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें 1949 का जो डेट कट ऑफ डेट दिया गया था सिटीजनशिप के लिए, वो परमिट सिस्टम था उस टाइम, सो उस वजह से दिया है एंड ऑल दैट। तो ये जो चीजें मेंशन किए गए हैं, और ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर को कोट करते हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम बस ये डेट जो डाल रहे हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड कर देगा कौन सिटीजन इंडियन सिटीजन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो पार्लियामेंट पे छोड़ा। तो ये वाली जो बात जो है, ये पार्लियामेंट को जो इम्पोर्टेंस देने का, लॉ मेकिंग एक प्रोसेस, जो लॉ मेकिंग एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लॉ मेकिंग प्रोसेस एक वहां पे होती है, उसका एक वो जो इम्पोर्टेंस है वो इस जजमेंट से उभर के आता है, दूसरी बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सीए वाला, वो भी पार्लियामेंट ने ही पास किया है, लेकिन बात इंटरेस्टिंग उसपे सीए थोड़ा मुझे लगता है उस पे भी बहुत सारे पिटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में सामने हैं, तो वो ओवर द इयर्स वो सब भी निकलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये देखिए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप रिलीजन के बेसिस पे आप सिटीजनशिप दे रहे हैं। इंडिया में ये नहीं था, तो मुझे लगता है ये जो पेस्की क्वेश्चन जो है, इसका भी जवाब मुझे लगता है कि वो आएगा सुप्रीम कोर्ट से, और टाइम लगेगा शायद, आएगा, लेकिन ये नॉट द सेम एज पार्लियामेंट को राइट जो यहाँ रेस्टोर किया गया है, रेस्टोर से आगे जाएगा ये बात कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आप देख के करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर आता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, तो ये जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप बाईपास कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो वाली सवाल के लिए हम जवाब के वेट कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।